सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल। थैंक यू सर। सर बहुत कुछ दुनिया में घट रहा है, लेकिन इजराइल के और नेतन्याहू के हौसले देखकर कई बार सोच में पड़ जाता हूं कि किस मिट्टी के लोग बने हैं। जिस वक्त एक मोर्चे पे जंग चल रही है और गजा में लगातार लड़ाई चल रही है और 7 अक्टूबर को एक साल हो जाएगा, उससे पहले हिजबुल्लाह के खिलाफ भी नया मोर्चा खोल दिया गया है। एयर स्ट्राइक के बाद अब इजराइल कह रहा है कि हम हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान के अंदर अपनी ग्राउंड फोर्सेस को भी उतारेंगे। अमेरिका कह रहा है कि ऐसा ना करो, फ्रांस कह रहा है कि ऐसा ना करो, ईरान भी चेतावनी दे रहा है, लेकिन इजराइल किसकी सुनने को तैयार नहीं है। कितना मुश्किल ऑपरेशन होगा सर, क्योंकि हिजबुल्लाह के बारे में कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा संगठन है, हमास से बहुत बड़ा संगठन है, बहुत ताकतवर है और उसके पास ईरान की दी हुई बैलिस्टिक मिसाइलें, रॉकेट 2 लाख 2.5 लाख रॉकेट संख्या में बताए जाते हैं। क्या इजराइल तमाम तैयारियां कर चुका है और क्या वाकई में एक बड़े मुश्किल ऑपरेशन के अंदर आईडीएफ अपना कदम रख रही है सर? इंटरेस्टिंग सवाल है राजेश जी, बिकॉज आज जितने भी हम मिलिट्री एनालिस्ट हैं, हम इस चीज को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हजबुल्ला के पास कितना दम है आज की डेट में। क्या 2006 का हजबुल्ला और आज के हजबुल्ला में फर्क है? क्या ईरान हजबुल्ला की मदद करेगा, और अगर करेगा तो किस तरीके से करेगा? और हजबुल्ला अगर एक ऑल आउट वॉर पे जाता है इसराइल के अगेंस्ट, इसराइल एक एक ग्राउंड ऑफेंसिव करता है, तो कितनी देर तक ये ऑफेंसिव चलेगा? तो जी ये काफी इंटरेस्टिंग है, 3-4 सवाल, और आई थिंक इनके ऊपर हमको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा इस सिचुएशन को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए। सबसे है इम्पोर्टेंट कि हजबुल्ला की ताकत। जी अब हम जितना भी अनुमान लगा रहे हैं, आपने भी अभी कुछ बताया, कुछ फिगर्स आपने दिए कि इतने रॉकेट हजबुल्ला के पास है। देखिए, अगर कोई एक नॉर्मल देश होता है, जी एक कंट्री होता है, और उसकी फौज को हम जब उसको कंपेयर करते हैं तो हमको वो स्टैटिस्टिक्स मिल जाते हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिकॉज हमको पता चलता है कि भाई इस कंट्री के पास कितने टैंक्स हैं, और वो देश भी टाइम पे टाइम अपनी फौजों की जो कॉम्बैट पोटेंशियल है जी वो वर्ल्ड शेर में भी जाहिर करता रहता है। जी अब हजबुल्ला के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि हजबुल्ला एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। 60 देश हैं जो आज मानते हैं कि हजबुल्ला एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। यूएस शामिल है, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल भी शामिल है। आपको सरप्राइज होगा कि ये जो गल्फ ओके कॉरपोरेशन काउंसिल है, जो ये 6-7 खाड़ी के देश हैं, जी ये भी मानते हैं कि हजबुल्ला एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसलिए हम एक अप्रोक्सीमेशन पे अगर बात करें, तो जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है, तकरीबन 50 से 55 हजार इसके पास फाइटर्स हैं। ओके सर 30 से 35 हजार इसके पास एक्टिव फाइटर्स हैं, जी और बाकी जो है वो नॉन एक्टिव है। अगर उनको एक्टिव उसको करने की जरूरत पड़ेगी तो हजबुल्ला में वो पॉसिबिलिटी है। तो मान के चलते हैं कि अब अराउंड 55 to 60 थाउजेंड इनके पास फाइटर्स। ओके दूसरा, रॉकेट्स, और हम इनका जो आर्सेनल की बात करते हैं कि इनके पास किस टाइप का असला है। जी जी हम तो हमको जो जानकारी है कि इनके पास तकरीबन 1,40,000 के करीब रॉकेट्स हैं, ओके जिसमें इस एंटी टैंक, बैलिस्टिक, एंटी एयर और एंटी शिप
और मिसाइल्स। तो जी इस टाइप के हथियार हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि 2006 में इनके पास प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन या एमुनिशन नहीं था। ओके आज हजबुल्ला के पास प्रिसिशन गाइडेड एमुनिशन है, और इनके पास एंटी टैंक कैपेबिलिटी है। बेशक ओके इनके पास टैंक नहीं है, बट इनके पास टैंक्स एंटी को मार गिराने की कैपेबिलिटी है। ओके अब इनके पास कोई एयरफोर्स नहीं है, बट इनके पास मिसाइल्स हैं जो एयरफोर्स के हवाई जहाजों को गिरा सकते हैं। ठीक और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनके पास ड्रोन्स हैं। यूएवी की बात करते हैं, शायद जी 129। ओके ईरान ये का जी ड्रोन ईरान ने इनको सप्लाई किए थे, और ये तकरीबन 2000 किलोमीटर की रेंज रखते हैं। ठीक है सर और अगर इनकी मिसाइल्स की बात करें तो अभी तक हमने कत्यूषा रॉकेट्स की फायरिंग हमने देखी है, 300 के करीब अभी पिछले 3 दिन में फायर हुए हैं 11 मिलिट्री टारगेट्स पे। तो इनका ज्यादा रेंज नहीं है, ये 40 किलोमीटर तक की रेंज में जाते हैं। ठीक है पर इनके पास एक जिलजार 2 करके एक मिसाइल है, जी जो तकरीबन 125 किलोमीटर की रेंज रखता है। ओके तो सर अगर ठीक हम इस पूरी चीज का एनालिसिस करें, द मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ हजबुल्ला, तो हजबुल्ला एक लंबी लड़ाई इसराइल के साथ नहीं लड़ पाएगा। और उसकी वजह यह है क्योंकि इसराइल ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ रहा है। जी इसके पास यूनाइटेड स्टेट्स की पूरी सपोर्ट है। सपोर्ट है ठीक है अब मैं इसराइल की फौज को, अभी जो मैंने आपको हजबुल्ला की फौज बताया, अभी मैं इसराइल की फौज को इसके साथ काउंटर बैलेंस करना चाहता हूँ। जी अभी इसराइल के पास, जहां पे मैंने आपको बताया 30-35 हजार इसके पास एक्टिव सोल्जर्स हैं या एक्टिव कार्डर है जी हजबुल्ला के पास, तो इसराइल के पास 1,70,000 का एक्टिव कार्डर। ओके तो तकरीबन 1:5 का रेशो आप मान के चले। जी दूसरा, इसराइल के पास 4.65 लाख का रिजर्व कार्डर है, ओके और हजबुल्ला के पास 30,000 ही रिजर्व है। तो जी यहाँ पे हजबुल्ला टोटली आउटनंबर हो जाता है। अगर एक कन्वेंशनल बैटल, एक 1-to-1 की बैटल उसको लड़ेगा तो हजबुल्ला हारेगा। हाँ जी दूसरा, इसराइल के पास 220 टैंक है। जी इसराइल के पास 200 241 फाइटर जेट्स हैं, जी 48 अटैक हेप्टर्स हैं, और 1200 से ज्यादा आर्टिलरी की रेजिमेंट्स। तो अगर आप एक कन्वेंशनल आर्मी की अगर बात करें तो वर्ल्ड की टॉप 20 आर्मीज में इसराइल की गिनती है। तो एक कन्वेंशनल अगर करें तो आपका हिजबुल्ला सामने इसराइल आर्मी के नहीं टिकेगा। बट ये लड़ाई कन्वेंशनल नहीं होने वाली है। जी 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 ये अगर आप 1982 का इसराइल ऑफेंसिव देखें लेबनान में जो हुआ, और जी अगर आप 2006 का देखें और उसको एनालाइज करने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे कि इसराइल 10 बार सोचेगा लेबनान के अंदर घुसने के लिए। ओके बिकॉज दोनों लड़ाई में इसराइल की हैवी कैजुअलिटीज हुई थी, और ये लंबी नहीं चढ़ी थी लड़ाई। जी 2006 की लड़ाई 34 दिन की लड़ाई थी खाली। तो इसको, मुझे ये लगता है, जो भी एनालिस्ट बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इसराइल अंदर घुस जाएगा, इसराइल से भी स्टेटमेंट्स आ रही है। जी जी तो उनके आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट दिया हाँ, तो वो जी मुझे फिलहाल इसको लगता है कि इसराइल अभी रेडी नहीं है अंदर जाने के लिए। और और तभी जाएगा इसराइल जब वो, जो उसका मकसद है, अगर वो एयर पावर से हासिल नहीं कर पाए, ओके अगर वो अपने रॉकेट अटैक से हासिल नहीं कर पाएगा, तो इजराइल की स्ट्रेटजी अभी यही रहेगी। अगले 1 हफ्ते की, हम अगर हम बात ठीक 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं जाते हैं, हम्म
नेक्स्ट 7 डेज की अगर हम बात करें, तो इसराइल जो है मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन करेगा, ओके। मैक्सिमम एयर स्ट्राइक्स करेगा। और अभी भी आपने इसको देखा होगा कि इसराइल के तकरीबन 850 इस यू नो 850 अटैक्स ऑलरेडी हो चुके हैं जी 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 जी। पिछले चंद 3-4 दिन में जी। दिनों में। और वो उसके कंपैरिजन में हजबुल्ला के रेशो जो बनती है 1:5 की बनती है, कि अगर इसराइल के 5 अटैक हुए तो हजबुल्ला का 1 अटैक हुआ है। एक अटैक आया है, ठीक और है। जो एयर डिफेंस सिस्टम भी है इसराइल का, वो भी बहुत मजबूत है। हजबुल्ला के पास तो कोई एयर डिफेंस सिस्टम ही नहीं है। जी तो अगर हम इन चीजों को मान के चले, तो मुझे ये लगता है कि फिलहाल ग्राउंड ऑफेंसिव और 7 दिन में शायद लॉन्च नहीं होगा। उसके बाद की सिचुएशन इसराइल डिफेंस फोर्सेस रिव्यू करेंगे, और अगर उनको जरूरी लगेगा तो वो घुसेंगे लेबनान। मुझे लगता है कि जो आर्मी ऑफिसर्स या जो भी वहाँ पर आईडीएफ है, उसने बहुत अच्छे से लेबनान को, हिजबुल्लाह को स्टडी किया है, और शायद उसके बाद एक बड़ा ऑपरेशन, क्योंकि जो पिछले 2 वॉर में जो गलतियां हुई हैं, उससे इजराइल ने भी बहुत कुछ सीखा है, और शायद उसके हिसाब से वो प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन 2-3 पॉइंट और जो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि यहाँ पर अमेरिका की क्या भूमिका आप देख रहे हैं, और ईरान की क्या भूमिका देखते हैं अगर हिजबुल्लाह और इजराइल में आमने सामने की जंग हो जाती है। अमेरिका तो कह रहा है कि हम नहीं चाहते कि जंग शुरू हो, सीज फायर की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि अमेरिका की परमिशन के बिना नेतन्याहू इतना बड़ा कदम उठाएं। लेकिन अब ईरान का क्या रोल होगा सर यहाँ पर? अब मैं आपके बहुत अच्छा सवाल है ये इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। जी। एक में यूएसए का जो रोल हम देखना चाहते हैं, और एक जगह हम अमेरिका का रोल देखना, ये बिल्कुल सर। ईरान का रोल देखना चाहते हैं। तो यूएसए के रोल की हम पहले बात करते हैं। यूएसए का हमेशा ही इजराइल को सपोर्ट करने का रोल रहा है, और अभी मैं उस रोल में कोई चेंज नहीं देखता हूँ। आप कोई भी स्टेटमेंट्स, अगर वॉशिंगटन से स्टेटमेंट्स आ रही है, आप उसको एक स्टेटमेंट ही समझिए, जी। वो कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं है। ओके। और मैं कुछ अपनी जो आर्गुमेंट है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, मैं एक्चुअली फैक्ट्स के ऊपर देना चाहता हूँ। मैं जी कोई ऐसा अप्रोक्सीमेशन में नहीं बात कर रहा हूँ। पिछले फिस्कल ईयर में यूनाइटेड स्टेट्स ने इजराइल को 3.8 बिलियन डॉलर्स का मिलिट्री एड दिया है। जी। ये तकरीबन इजराइल का जो डिफेंस बजट है उसका 16% है। ओके सर। तो इजराइल का मिलिट्री बजट एक साल का तकरीबन 21 से 23 बिलियन डॉलर होता है। तो तकरीबन 4 बिलियन डॉलर आप देख सकते हैं अमेरिका से आ रहा है। जी। अब जितने भी अमेरिकन ओरिजिन इक्विपमेंट है इसराइल के पास, खास तौर पे जो F-35 स्टेल्थ बिल्कुल सर। बॉम्बर है, और जो भी इनके पास आर्मामेंट्स भी आ रहे हैं, 155 यू हाई एक्सप्लोसिव जो आ रहा है जी। इनके पास, वो सारा अमेरिका से आ रहा है। और ग्रेट ब्रिटेन 350 मिलिट्री इक्विपमेंट इनको दे रही है, और वो जी। सप्लाई कर रही है, ठीक। जिसमें F-35 के स्पेयर्स भी वहां से आते हैं। तो मैं ये मान के चलता हूं कि ये एक जॉइंट स्ट्रेटजी है यूएस और इसराइल की। और मुझे कोई शक नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में, आई थिंक कल या परसों की न्यूज है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला है कि वो एक एडिशनल ट्रुप्स भी भेज रहे हैं वहां पे ओके। मिडिल ईस्ट। हाँ, तो ये बहुत मायने रखता है कि इसराइल को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है कि वो हजबुल्ला को कमजोर करे। और ठीक सर। अगर हजबुल्ला कमजोर होता है तो ईरान भी कमजोर होता है। और जो आज ईरान का दबदबा है मिडिल ईस्ट में, जी वो खास तौर पे हजबुल्ला की ताकत की वजह से। और अगर ये इस ताकत को अगर कमजोर कर देते हैं तो ईरान भी कमजोर होता है। तो एक कॉमन इंटरेस्ट है
यूएस और इजराइल का हजबुल्ला को कमजोर कर जी, दे। अब आपका दूसरा क्वेश्चन ईरान। ईरान का है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी मैं एक न्यूज रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि हजबुल्ला ने ईरान को बोला इंटरवीन करने के लिए, और उसको ईरान ने मना कर दिया। ओके, तो मुझे नहीं लगता कि हाल फिलहाल में ईरान इस कॉन्फ्लिक्ट में दखल देगा। ओके सर। किस टाइप का दखल? एक डायरेक्ट, जो आपने इसको देखोगे कि ईरान से मिसाइल्स लॉन्च हो जाएंगी, ड्रोन्स लॉन्च हो जाएंगे, इस तरीके का हम एक्शन नहीं देखेंगे। जी, जो हम उम्मीद रखते हैं कि ईरान किस टाइप का एक्शन करेगा, वो हजबुल्ला को और इसको इराक के थ्रू और सीरिया के थ्रू, जी, एक ब्रिज है अभी जो इसको रिसेंटली भी डिस्ट्रॉय हुआ है, जो सीरिया और लेबनान को कनेक्ट करता है। ओके, और काफी रेफ्यूजी मूवमेंट्स भी हुई हैं उसको लेबनान से सीरिया में। ठीक है और सर। आपकी जानकारी के लिए, सीरिया में 21 बेसिस में हजबुल्ला वहां पे डिप्लॉयड है। ओके, तो अभी जो इजराइल को जो थ्रेट आ रहा है, वो सीरियन बॉर्डर से, साउथ सीरियन बॉर्डर से मैं बोलूंगा, जी, साउथ सीरियन बॉर्डर से थ्रेट आएगा। गोलान हाइट्स की तरफ हम अगर अपनी नजर लेके जाएं, जी, जी, और जो साउथ लेबनान का जो बॉर्डर है, हम उस वहां पे देखेंगे कि थ्रेट आने की जी, एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है। और और ईरान का खास तौर पे आपने जैसे मुझे बताया कि मैं विजुलाइज नहीं करता हूं कि कोई भी डायरेक्ट इंटरवेंशन ईरान की तरफ से होगी। हो गया सर। बस एक दो सवाल मेरे और हैं। अब मैं भारत को लेकर आपसे बात करना चाहूंगा कि भारत क्या कुछ सीख सकता है, हमारी लीडरशिप डिसीजन मेकिंग में क्या कुछ इजराइल से सीख सकती है, क्योंकि हम लगातार पाकिस्तान से ती, 3 दशक 4 दशक हो चुके हैं वहां से मिलिटेंट्स का सामना कर रहे हैं, उग्रवादियों का सामना कर रहे हैं, और नॉर्थ ईस्ट में जो मिलिटेंसी है उसको हम नकार नहीं सकते कि उसके पीछे भी चीन का एक अहम रोल रहा है। तो हम इसराइल से क्या कुछ सीख सकते हैं, हमारी आर्मी क्या सीख सकती है, और हमारी जो लीडरशिप है जिसने सब कुछ हैंडल करना है, जिसने ऑर्डर देने हैं, वो क्या कुछ सीख सकते हैं सर? कि अब ये दो देश काफी अलग अलग हैं। जी, इनमें कंपैरिजन अगर हम करें तो कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल बहुत है। और मुश्किल, इनकी बिल्कुल। जो सिक्योरिटी सिचुएशन जो हमारी है, और जिस तरीके से इजराइल अपनी लड़ाइयां लड़ता है, जी, शायद भारत उस तरीके से नहीं लड़ पाएगा। ओके, और मेरे इसके रीजंस हैं, और मैं आपको इसलिए अपने जो भी आर्गुमेंट मैं आपको दे रहा हूं उसको मैं रीजंस के साथ सपोर्ट करना चाहता हूं। जी, तो पहला मेरा इसको रीजन है कि आज यूनाइटेड स्टेट्स इजराइल के साथ खड़ा है, जी, और जो हजबुल्ला है या लेबनन है, तो उसके साथ कोई नहीं खड़ा है। जी, कोई भी अरब देश उसके साथ नहीं है, कोई चाइना और रशिया भी उसके साथ नहीं है। जी, तो एक बेसिक डिफरेंस हमारे और इजराइल में है कि ओके, हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं। जी, हम बोलते हैं कि हम कोई मिलिट्री अलायंस में नहीं है। तो जी, अगर हम कोई मिलिट्री अलायंस में नहीं है, और अगर हम एक वॉर पाकिस्तान के साथ अगर हम करते हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स हमको डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करेगा, बिल्कुल सर। और रशिया हमको डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करेगा। और दूसरा, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान चाइना के साथ मिलिट्री अलायंस है। जी, जी, एग्री। चाइना पाकिस्तान की सपोर्ट करेगा। तो सारी सिचुएशन ही अलग है। बिल्कुल, तो इसको भारत की कोई भी देश डायरेक्टली नहीं सपोर्ट कर रहा है, इसराइल की यूनाइटेड स्टेट सपोर्ट कर रहा है, और जी, इसीलिए इसराइल लड़ पा रहा है। अब देखिए, एक चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा जियो पॉलिटिक्स में, कि नो नेशन इज एन आइलैंड बाय इटसेल्फ। एक ये कहावत है कि कोई भी देश कोई भी लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकता है।
जी आप अगर रशिया यूक्रेन की लड़ाई एक ज्यादा क्लोजर एग्जांपल रहेगा इसको भारत के लिए, बिल्कुल तो सर। रशिया यूक्रेन की लड़ाई में आपने देखा कि खेमे बढ़ गए। जी यूक्रेन के साथ नेटो आ गया, यूक्रेन के साथ यूनाइटेड स्टेट्स आ गया, बिल्कुल। रशिया के साथ चाइना आ गया, ईरान आ गया। और ईरान आ गया, नॉर्थ कोरिया आ गया। तो आपने इसको देखा कि रशिया की ताकत, इसको ईरान ने रशिया को बेइंतहा ड्रोन सप्लाई किए हैं, बिल्कुल सर। मिसाइल सप्लाई कर रहा है रशिया को, चाइना से मिसाइल आ रही हैं, चाइना से एमुनिशन आ रहा है। जी तो रशिया भी बाहर वाली ताकतों की मदद ले रहा है। बिल्कुल सर। बिल्कुल। यूक्रेन में ये कॉमन नॉलेज है कि यूक्रेन की मदद कौन कर रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि आने वाली लड़ाई में हम जब आत्मनिर्भर हो जाएंगे, हम जब अपने आप को सक्षम समझेंगे कि हम खुद, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है डिफेंस की वो इतनी ताकतवर हो जाएगी कि हमारी जो सर्च कैपेसिटी है, जी सर्च कैपेसिटी का मतलब है लड़ाई में आपको और एमुनिशन चाहिए, हथियार चाहिए, तो बिल्कुल। बिल्कुल। हमारे पास, हमारी इंडस्ट्री के पास वो सर्च कैपेसिटी होनी चाहिए, वो इसको मैन्युफैक्चर कर सके। तो जब तक हमारे पास सर्च कैपेसिटी नहीं आती है, हमको शायद यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया की मदद पे हमको डिपेंडेंट इसको रहना पड़ेगा। आप इसको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बोले, आप इसको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ना बोले, ये तो अंग्रेजी का शब्द है, आपको जैसे इस्तेमाल करना है आप इसको इस्तेमाल कीजिए। बट आप आज निर्भर है, आप आत्मनिर्भर नहीं है। जी आज आप निर्भर है कि यूनाइटेड स्टेट्स आपको सपोर्ट करे, और रशिया आपको सपोर्ट करे, और फ्रांस आपको सपोर्ट करे, जापान आपको सपोर्ट करे, बिकॉज आप इस लड़ाई को अकेले नहीं लड़ पाए। अकेले नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन आपने बहुत अच्छे दो एग्जाम्पल दिए कि रूस और यूक्रेन का जंग इसका एक बहुत जीता जाता उदाहरण है हमारे सामने कि किस प्रकार से रूस इतना बड़ा देश, उसको यूक्रेन को हराने के लिए आज नॉर्थ कोरिया, ईरान और चीन की मदद लेनी पड़ी है। लेकिन नजरें हमारी सर रहेंगी इजराइल के ऊपर भी रहेंगी कि ग्राउंड ऑपरेशन कैसे इजराइल करता है, क्योंकि जो एक अहम पॉइंट है कि जब हमास के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन करने जा रहा था तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आईडीएफ का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा और सुरंगों में आईडीएफ को तबाह हमास कर देगा। लेकिन जो अभी तक की लड़ाई है उसमें कहा जाए तो इजराइल ने बहुत अच्छे से पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है, और कुछ वैसा हम चाहते हैं कि एक इजराइल और एक सक्सेसफुल ऑपरेशन करे, क्योंकि आतंक की हार जो है वो शायद मुझे लगता है कि दुनिया में बहुत जरूरी है। लेकिन आप आए सर और इतनी बारीकी से आपने तमाम चीजों को समझाया, थैंक यू इसके लिए, शुक्रिया सर। जय हिंद। थैंक यू सर। कल्याण जी, और जय हिंद, और आपके व्यूअर्स को भी मेरी तरफ से जय थैंक यू सर। बाय सर। हिंद। टेक केयर सर।